नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 13 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 13 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक की रचयिता कौन है। तो अगर बात करें इस किताब की हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट की, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब जो है वो लिखी गई है जे हचिक्सन के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ऑप्शन में जो नाम है वो भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लालचंद प्रार्थी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। तो अगर बात करें एलसी प्रार्थी की, लालचंद प्रार्थी की, तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी जो किताब है वो किसने लिखी, तो याद रखना है ये लिखी थी लालचंद प्रार्थी के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विक्रम कायस्थ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। तो अगर बात करें विक्रम कायस्थ की, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो बुक है वो लिखी थी विक्रम कायस्थ ने। और उसी प्रकार अगर यहाँ पे ऑप्शन में एक नाम दिया है राहुल सांस्कृत्यान। अगर बात करें राहुल सांस्कृत्यान की, तो राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा एक बुक लिखी गई थी किन्नर प्रदेश। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है। ये नाम तो मैंने आपको ऑप्शन के बताए जो ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुए थे कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है। अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो जुड़िए। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हम देंगे आपको। 499 में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लास आप अभी लाइव नहीं देख सकते हो, रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हो। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो 7876145409 आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। बात कर रहे थे हिमाचल की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक की जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि आपकी तारिक ए रियासत सिरमौर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अगर बात करें तारिक ए रियासत सिरमौर पुस्तक की, तो ये लिखी गई है राजा रंजौर सिंह के द्वारा। तो याद रखना है तारिक ए रियासत सिरमौर जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, राजा रंजौर सिंह। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और एक बुक हिमाचल की बहुत बार पूछता है कि हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट पुस्तक की रचयिता कौन है। तो हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट जो पुस्तक है इसकी जो रचयिता है वो निकोलस रोरिक है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि धरती है बलिदान की इस पुस्तक की रचयिता कौन है। तो धरती है बलिदान की इस पुस्तक की रचयिता है शांता कुमार। इस बात को आपने याद रखना है। एक पुस्तक है आपकी हिमाचल बॉर्डरलैंड। अगर बात करें हिमाचल बॉर्डरलैंड की, देखिए अगर तो आएगा आपका किन्नर प्रदेश तो आएगा आपका राहुल सांस्कृत्यान, लेकिन अगर आएगा आपका हिमाचल बॉर्डरलैंड पुस्तक किसकी है तो आएगा राम राहुल। क्या आएगा, राम राहुल। ये नाम आपको याद रखना है। बहुत दफ़ा हिमाचल प्रदेश का परिचय पुस्तक पूछी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश का जो परिचय जो पुस्तक है वो लिखी है देवराज शर्मा ने। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो देखिए सारी बुक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई। एक पुस्तक और है, एक तो मैंने बताई विक्रम कायस्थ की हिस्ट्री ऑफ मंडी, लेकिन एक बुक आती है सेम हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। पीछे क्या है, एक है हिस्ट्री ऑफ मंडी, वो तो लिखी है विक्रम कायस्थ ने, लेकिन अगर आएगा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट तो आएगा मनमोहन सिंह। क्या आएगा, मनमोहन सिंह। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक और है भाई, उसको भी आप देखिए, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। वो किताब है आपकी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो पुस्तक है वो लिखी है वाई.एस. परमार, यशवंत सिंह परमार ने। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो ये सारी किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन किताबों को अपने पास लिख लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो अगर बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो इनके द्वारा 3 मई 1939। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 मई 1939 को कहाँ पे की, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, मक्कर उन्नाव एक पड़ता है, वहाँ पर जो इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब की, 3 मई 1939। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, क्योंकि कराची अधिवेशन में जब ये जीत के आए थे तो उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष पद से क्या दे दिया, महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद इनके हो गए थे, तो उसके कारण इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद इन्होंने क्या की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस बात को आपने याद रखना है।
देखिए, अगर बात करें नेताजी की, तो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नारे दिए गए। जैसे कि बहुत बार सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो ये नारा भी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। इन्होंने एक नारा दिया, जय हिंद। तो जय हिंद नारा भी किसने दिया? ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ये एक नारा और था इनका, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो भी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये नेताजी के द्वारा बहुत सारे नारे दिए गए थे। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इनको जो नेताजी की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी एडोल्फ हिटलर। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनको नेताजी की जो उपाधि है ना वो किसने दी? तो नेताजी की उपाधि इनको दी किसने? एडोल्फ हिटलर ने। इस बात को आपने याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा भी जो है वो इनके द्वारा ही दिया गया था। तो सारी बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन में दिया है भगत सिंह, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भी कुछ नारों की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो, डू एंड डाई। एक नारा दिया गया था। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हे राम का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो हे राम का जो नारा है वो भी आपके महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और अगर बात करें आपकी भारत छोड़ो की, तो भारत छोड़ो का जो नारा है वो आपका ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया। तो 3 नारे महात्मा गांधी ने दिए, आपका करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह के द्वारा जो नारा दिया गया था वो दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। तो साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 1907 में हुआ था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी बोस। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर रास बिहारी बोस या घोष आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या थे? उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन देश बहुत चर्चा में चला हुआ है और यूक्रेन देश की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? अच्छा, यूक्रेन की राजधानी पूछी जा रही, तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। कीव क्या है? तो कीव जो है वो यूक्रेन देश की राजधानी है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि यूक्रेन देश की राजधानी का नाम कीव है, आप ये बताइए कि जो यूक्रेन देश है उसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो यूक्रेन देश की मुद्रा का नाम है हिरविनिया। तो हिरविनिया क्या है? हिरविनिया यहाँ पे मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? तो यूक्रेन देश की मुद्रा है। और भी बहुत सारे देश है, जैसे कि आपका कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? बहुत बार पूछी गई है। तो कनाडा देश की राजधानी का नाम है ओटावा। और कनाडा देश का जो मुद्रा है, वहाँ पे जो मुद्रा चलती है, करेंसी जो चलती है वो आपकी डॉलर चलती है। इस बात को आपने याद रखना है। जैसे आपका ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश की राजधानी का नाम बहुत आसान है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। लेकिन ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो थोड़ी टफ है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है रियाल। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि चीन की राजधानी कहाँ पर है? ये आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी और युआन है। तो याद रखना है, रेनमिनबी और युआन जो है वो क्या है? चीन देश की मुद्रा है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें नेपाल देश की, तो नेपाल देश की मुद्रा आपको पता है, नेपाल देश की मुद्रा भी रुपया है, लेकिन नेपाल की जो राजधानी है वो कौन सी है? काठमांडू है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि भूटान देश की राजधानी कहाँ पे है? तो भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। कहाँ पे है? थिम्पू जो है वो भूटान देश की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है ना वो है न्यूगल ट्रम। नोगल ट्रम। तो नोगल ट्रम क्या है? नोगल ट्रम्प एक मुद्रा है। किस देश की? भूटान देश की मुद्रा है नोगल ट्रम्प। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो इजराइल है, इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? तो इजराइल देश की राजधानी का नाम है जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ की जो है वो राजधानी है इजराइल की। याद रखना है डिटेल से। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है इजराइल देश की वो न्यू शेकेल है। तो न्यू शेकेल आपकी इजराइल देश की मुद्रा है। और अगर इजराइल की राजधानी की बात करें तो जेरूसलम है। इस बात को आपने याद रखना है। तुर्की की यहाँ पे बहुत बार टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाता है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। और बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो तुर्की देश की मुद्रा का नाम है लीरा। तो तुर्की देश की मुद्रा का नाम लीरा है और राजधानी का नाम क्या है? आपका अंकारा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन बातों को बहुत डिटेल से याद रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। वियतनाम देश की राजधानी का नाम क्या है? तो वियतनाम देश की राजधानी जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हनोई। हनोई जो है वो क्या है?
वियतनाम देश की राजधानी का नाम है। और अगर बात करें आपकी वियतनाम की मुद्रा का, तो वियतनाम देश की जो मुद्रा है वह डांग। बहुत बार पूछा गया है कि वियतनाम देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो डांग है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो हिमाचल की बात हो रही है और हिमाचल का सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका हमीरपुर है। हमीरपुर का जो साक्षरता दर है वो कितना है आपको पता होना चाहिए। तो 2011 के अनुसार ये बात हो रही है। साक्षरता होता है लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, तो वो हमीरपुर में कितने % आपको पता होना चाहिए। तो हमीरपुर का साक्षरता दर 89.01% है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, बात करें क्वेश्चन पूछने वाला, अच्छा हमीरपुर का तो 89.01, लेकिन फिर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो कि जिसका दूसरे पर सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला हिमाचल का जिला 2011 के अनुसार तो ऊना है। ऊना का साक्षरता दर 87.23% है। इस बात को आपने याद रखना है। तो 87% लोग ऊना में पढ़े हुए हैं 2011 के अनुसार, और हमीरपुर में जो है 89.01% पढ़े हुए हैं। लेकिन कुल हिमाचल का जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे ट्विस्ट वाली बात आ जाएगी। तो टोटल हिमाचल का 82.80% है, लेकिन आजकल जब आप विकिपीडिया में सर्च करते हैं तो वहाँ पे कभी कभार 83.78 भी आएगा। लेकिन परीक्षाओं में आपको देखो सबसे मान्य तो आपका देखो 82.80 है, लेकिन ये भी आपका माना जाएगा क्योंकि अब करंट रेशो में 83.78 हिमाचल का जो है वो क्या है, लिटरेसी रेट हो गया है। तो दोनों बातें आपको देखिए याद रखनी है, दोनों ही परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिलासपुर की भी बात कर लेते हैं। बिलासपुर का साक्षरता दर कितना है, तो अब थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं तो बिलासपुर का साक्षरता दर 85.67% है। अगर आपसे चंबा का पूछेंगे तो साक्षरता दर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे कम लिटरेसी रेट चंबा का है। चंबा का जो दोस्तों साक्षरता दर है वो 73.19% है। और अगर बात करें आपकी मंडी की, तो मंडी का जो साक्षरता दर है वो 82.81% है। तो मंडी में तो चलो ठीक ठाक पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है, सबसे कम चंबा का है। चंबा का है बता दिया है 73.19%। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। साक्षरता दर से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल भी गलत यहाँ पे करने वाले नहीं हो। और हर एक बात आपको याद रखनी है। आपको हमीरपुर का 89% है, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक ऊना का है 87% है। आपको पता रखना है बिलासपुर का, चंबा का सबसे कम है पूरे हिमाचल में, और मंडी का भी मैंने बता दिया। कुछ ज़िले जो बचते हैं उनको हम आगे और अपने कुछ वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। अच्छा, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनुसार सेक्स रेशो लिंग अनुपात कितना है। तो लिंग अनुपात हिमाचल का 972 है। आपका फिर पूछेगा आपका हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 123 है, 123 है। मतलब कि जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का जो मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के पीछे आपके राज्य में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो 123 लोग हिमाचल के प्रति वर्ग किलोमीटर के पीछे 123 लोग रहते हैं। ये हिमाचल का जनसंख्या घनत्व है, ये भी आपको याद रखना है। साक्षरता दर हमने अक्सर देख ही लिया है, 82.80% हिमाचल का टोटल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेनेरियो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। कल एक क्वेश्चन हिमाचल के गठन के बारे में आया था और वहाँ पे हमने ये देखो, इस सेनेरियो को आप बार बार सुनते जाइए। मतलब अगर आप टेट परीक्षाओं के लिए अपना एक नंबर पक्का करना चाहते हो तो इसको सुनेंगे, एक नंबर आराम से नॉर्मल तरीके से पक्का हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश आपका यूनियन टेरिटरी, आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कब बना। तो अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल आपका 1 नवंबर 1956 को क्या बनता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है। लेकिन इतना ही नहीं, हम एक एक करके बहुत डिटेल से हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है हिमाचल का गठन, जो कि कल भी मैं आपको पिछले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल क्या बना, मुख्य आयुक्त प्रांत बना। और हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का उस समय क्षेत्रफल कितना था जब हिमाचल का गठन हुआ, तो हिमाचल का उस समय 27,169 वर्ग किलोमीटर क्या था, स्क्वायर किलोमीटर क्या था, एरिया था। इस बात को आपने याद रखना। उस समय हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 जिले थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। और मैंने ट्रिक भी आपको दिया है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल में कितने जिले, 4। ट्रिक है SMMC, सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा। तो 4 जिले होते थे, SMMC हमारी ट्रिक है। इसके बाद हिमाचल मैंने कल ही पढ़ाया था 1951 में क्या बना, गौ श्रेणी का राज्य, पार्ट C राज्य बन गया। और पार्ट C राज्य बनने के बाद उसके बाद इसको 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल का
5वां ज़िला बनाया गया। बिलासपुर को हिमाचल का 5वां ज़िला बनाया गया। और उसके बाद आपका देखिए यूटी बना 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद 1 मई 1960 को किन्नौर को हिमाचल का 6ठा ज़िला बनाया। और इसके बाद विशाल हिमाचल का निर्माण 1 नवंबर 1966 को, जब क्या हुआ, पंजाब का पुनर्गठन। तो विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ, याद रखना, विशाल हिमाचल का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। ये सारी बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है कि पुराना हिमाचल में कौन कौन आता है और नए हिमाचल में कौन कौन आता है। तो पुराने हिमाचल में तो हो गए 4 जिले, तो हो गए आपके SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। इसके अलावा आपका मासू को ही क्या बनाया गया, बाद में शिमला बनाया गया। बिलासपुर और किन्नौर ये भी पुराने हिमाचल के ही पार्ट है, तो ये आपको सारे याद रखने। नए हिमाचल में आता है आपका कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना हो गया। तो नए हिमाचल में क्या क्या आता है, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था वो आप सब लोग जानते हैं कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का जब दर्जा मिलता है तो हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य बनता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सिनेरियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने इससे भी डिटेल से बताया। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में आप जाके इसको ज़रूर चेक कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ SP टेट के लिए। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।